हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को क्या लगा था? आप लोगों को ये लगा था कि सर हमारी तरह सुस्त पड़ जाएंगे, अनाउंसमेंट कर दी है, कमिटमेंट कर दी है, कौन पूरा करता है, फ्री सीरीज़ है, कौन बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सीरीज़ जी, लेसन फॉर CSS 2026 एस्पायरेंट्स। और आज इस सीरीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली क्लास लेसन 1 है आप लोगों के लिए। और वो लेसन है अबाउट नोट्स मेकिंग। मुझसे कोई पूछे CSS स्टार्ट कैसे होता है, मैं उनको कहता हूँ लिखने से। क्या लिखने से? नोट्स लिखने से। क्या बनाने से? नोट्स बनाने से। तो ये कहानी शुरू होती है 2024 और 2023 की स्टूडेंट को पढ़ाने से। उनको मैंने पढ़ाया, उन्होंने कुछ की गलतियाँ, उन गलतियों से मैंने फिर सीखा, फिर उनको मैंने नए तरीके से पढ़ाया, उन्होंने फिर कुछ की गलतियाँ, कमज़ोरियाँ उनकी सामने आई, मैंने उनको फिर इम्प्रूव किया। और ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला चलते चलते आज हम जनवरी 2025 में एंटर हो चुके हैं। और आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने वो सारे के सारे तरीके, वो सारे टैक्टिक्स रख रहा हूँ जो आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। इससे पहले जी कि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करना चाहता हूँ। इम्प्रेस तो ऑलरेडी आप हो रहे होते हो, लेकिन एक तरीका है, मैं अगर ऐसे करूँ, आपके जहन को पढ़ूँ और वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँ किस टाइम पे आपके जहन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ एक वर्ड, नोट्स मेकिंग। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ रखा एक वर्ड। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर सोचना है। अब अगर आप सोचते हो इसके ऊपर, तो आपके जहन में जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चन मार्क ये रेज होंगे आपके माइंड में, वो अगर मैं क्या करूं, आपके बिना बताए मैं खुद यहाँ पे लिख दूं, तो आपको कैसा लगेगा? इम्प्रेस हो गए ना आप? तो चलें शुरू करते हैं। नोट्स मेकिंग का सुन के आपके जहन में सबसे पहले ये आता है कि सर CSS का जो सिलेबस है, सर उसको डिकोड कैसे किया जाए। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल सर, मुझे ये लगता है कि एक टॉपिक है सर, बस मुझे कोई ये बता दे उसको स्टार्ट कैसे करना है सर, बाकी मैं कर लूँगा या कर लूँगी। अच्छा, कोई अगर आपको ये बता दे कि टॉपिक स्टार्ट कैसे करना है, फिर आप लोगों के अभी जहन में दूसरा सवाल आ रहा है, वो है कि सर टॉपिक को एंड कैसे किया जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर, टॉपिक स्टार्ट भी हो गया, टॉपिक एंड भी हो गया, इतने तो हम समझदार हो गए हैं, लेकिन सर हमें कैसे पता कि इसकी हर डायमेंशन मैंने कवर कर ली है। ओह अच्छा सर, अगर डायमेंशन कवर कर लिए तो ये जो डाटा है वो आया इनफ है कि नहीं है, ये डाटा मेरे लिए कल को पेपर में इनफ होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर, डाटा इनफ है तो उसकी क्या क्वांटिटीज़, उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, उसमें जो आप अक्सर कह रहे होते हो कि यार फैक्ट ऐड किया करो, आप कह रहे होते हो सर कि एग्जांपल्स ऐड किया करो, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। सर ये आते कहाँ से हैं? और अगर मुझे ये कोई बता दे ये आते कहाँ से हैं, तो सर जो मेरे नोट्स की लेंथ है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझे लगता है ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कल को। और सर अगर ये लेंथ भी मैं कर दूं, तो सबसे बड़ा जो मसला है सर, मैं उसको यूटिलाइज़, उसको मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा होता या कर पा रही होती। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा होता। मैंने डाटा कलेक्ट कर दिया, सिलेबस डिकोडिंग सर आपने सिखा दी, टॉपिक को स्टार्ट करना, टॉपिक को एंड करना, डायमेंशंस, डाटा इनफ है कि नहीं है, फैक्ट्स कहाँ से आएंगे, एग्जांपल्स, लेंथ को शॉर्ट करना, सर सबका सब आपने सिखा दिया। दूसरा प्रोग्राम मेंटरशिप, उसमें यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उसके बाद भी सर, उसके बाद भी क्या हो रहा होता है कि सर यूटिलाइज़ करना और यूज़ करना नहीं आ रहा होता। तो क्या हुआ, इम्प्रेस हुए ना आप? आपको समझ आई ना कि यार हाँ, ये बंदा तो हमारे दिमाग को पढ़ रहा है। और ये पता है पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि मैं जादूगर हूँ। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टिपिकल कॉमन एस्पायरेंट की मेंटालिटी शुरू में इनिशियली पाई जाती है। बेचारे नहीं आता आपको, आप कहाँ से उठ के आए, साइंस पढ़ा, किसी ने आर्ट्स पढ़ा, कोई किस जगह से, कोई किस स्कूल से, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से, तो नहीं होता दिमाग में तरीका, नहीं समझ आती। कोशिश करता है ना इंसान, तो कोशिश करने वालों की जीत होती है। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, वही कोशिश कर रहे होंगे। और ये जो कोशिश है वो क्या है, वो पूरे के पूरे CSS सिलेबस के लिए काफ़ी होगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो ना सिर्फ आपके ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, बल्कि आपके ये रिमेनिंग जो ऑप्शनल्स हैं, ये भी इसी तरीके से कवर हो जाएंगे। ये तरीका क्या है यूज़ करने का, ये ऐसा नहीं है सुन के, लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके, जो कि आप करते हो, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये यूज़ करने का तरीका है। इसको आपने अप्लाई करना है। ये एक एप्लीकेशन की सीरीज़ है, ठीक है जी, इसको आपने अप्लाई करना है, लेकिन वो अपने एंड से करोगे। काश मैं आपकी जगह पे कर पाता, मैं आपके एंड के लिए वो भी कर लेता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको करना तो खुद पड़ेगा।
और अगर फॉर एग्जांपल आपके दो सबसे मुश्किल तरीन, आपको मैं कहूँ कि यार दो सब्जेक्ट इसमें से आप चुनो और फिर मैं जादूगर बनने की कोशिश करता हूँ, तो आपकी टिक पता है कहाँ पे लगेगी? ये सर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स क्या करें ये सिखा दें सर, बाकी हम कर लेंगे। और फिर मैं कहूँगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम। कहाँ कि मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन है, जो ये तरीका है नोट्स मेकिंग का, वो सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने पाकिस्तान अफेयर्स को, ठीक है जी, इसके सिलेबस को डिकोड करना है, समझने की कोशिश करनी है। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट डिकोड, सीधा नोट्स मेकिंग के ऊपर आते हैं। नोट्स मेकिंग पाकिस्तान अफेयर्स की स्टार्ट होती है किससे जी? क्या वो पहला स्टेप होगा? वो पहला स्टेप होता है किसका जी? पहला स्टेप होता है सिलेबस को सामने रखने का। सबसे पहला स्टेप, आपको हंसी आ रही होगी सर, हैं स्टेप 1 जो आपका है वो क्या है जी? आप क्या करते हो, CSS का जो सिलेबस है, ठीक है जी, उसका PDF नहीं बल्कि उसका प्रिंटेड फॉर्मेट निकाल के अपने पास रखते हो। ठीक है, आपने वो प्रिंटेड फॉर्मेट अपने पास रखा, क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर कल को टिक करना है। आगे मैं तरीका सिखाऊंगा, तो ऐसे टिक करना, पीछे 2x लिखना, 3x लिखना, इसको हाईलाइट करना, ये सारे तरीके जो होंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसलिए पूरे के पूरे आपके 6 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल्स, उनका सिलेबस आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपके पास ये हो गया। उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जी? इंपॉर्टेंट है आपका है, ओहो ये क्या, अच्छा सॉरी, वो मैं स्लाइड्स बनवा रहा था तो मैंने उनको कहा कि ये आपने यहाँ पे वो फेजेस ऐड करने, उस जवान के बच्चे ने मून फेजेस ऐड कर दिए, सॉरी फॉर दैट। अच्छा आगे हैं, ये क्या, ये तो आपकी भाभी की पिक्चर है जी। वो यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये भी गलती हो रही है। नहीं कोई गलती नहीं हो रही। जैसे जी ये मून के फेजेस हैं, इस चांद की खूबसूरती तभी है जब वो इन छोटे छोटे फेजेस से गुजरता हुआ ये कंप्लीट चांद बनता है। जैसे कि आपको ये हमने एग्जांपल दी, ठीक है जी, भाई तो भैया आपकी भाभी हैं, तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दी, ठीक है जी। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आइंदा के बाद आपने कभी भी भटकना नहीं है, आपने याद रखना है सर ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल हमें दी थी। वो एग्जाम्पल कहाँ पे अप्लाई होती है? सीधी अप्लाई होती है CSS की प्रिपरेशन के ऊपर। आप CSS का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा दें, अगर आप उनको इन फेजेस से नहीं गुजार रहे तो आप यकीन जानिए ये पहला फेज़, ये दूसरा फेज़, ये तीसरा फेज़, इससे आपके नोट्स अगर नहीं गुजर रहे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है जी, आपकी रिटन एबिलिटीज़, आपका एनालिसिस और आपकी डेप्थ ऑफ एनालिसिस, ये कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। और मैं इस बात को बिल्कुल हर स्टूडेंट को बहुत ज़ोर से, बहुत सख्ती के साथ ये कहता हूँ कि CSS अब आसान नहीं रहा। CSS अब आसान नहीं रहा। किसी भी सीनियर एस्पायरेंट, किसी भी सीनियर टीचर से पूछ लें, उनके टाइम का CSS एग्ज़ाम, ठीक है जी, और आज के टाइम का CSS एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो चुका है। इसकी प्राइम एग्जांपल आपने MPT देख लिया है, जो प्रीवियस MPT था, लोग MPT में फ़ेल हुए हैं। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स ऐसी थी जो मेरे जो मॉक सीरीज़ थी पाकिस्तान करंट अफेयर्स की, उसमें एनरोल्ड थी, MPT दे के आई हैं। 2 तकरीबन 15 में स्टूडेंट्स लेता होता हूँ, मॉक के लिए बहुत मुश्किल होता है, 15 में से 2 फेल कर गई। दे रही थी वो अपने मॉक्स, ठीक है जी, मॉक एग्जाम्स के लिए वो प्रिपरेशन कर रही थी, अपने इतने अच्छे मॉक्स दे रही थी, वो फेल कर गया MPT। इतना मुश्किल हो गया। रीज़न क्या है कि CSS अब आसान नहीं रहा। तो ये 3 फेजेस, ठीक है, और ये 3 ऐसे फेजेस हैं कि जो ना पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, कोई एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे। फ़ेज़ 1 जिसको मैं द बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फ़ेज़ कहता हूँ, फ़ेज़ 2 जिसको मैं सिलेबस टॉपिक्स 1 by 1 का नाम देता हूँ, और थर्ड फेज़ जिसको मैं वैल्यू एडिशन का फ़ेज़ कहता हूँ। और एक और फेज़ भी है मेरी जान जिसको हम कहते हैं फ़ेज़ 4। ये सिर्फ DHA के फेजेस नहीं है, आपके नोट्स के भी फेजेस होते हैं। फ़ेज़ 4 क्या है जी? वही इतने बड़े नोट्स जो आपने बनाए कल को पेपर में जब आप अपीयर हो रहे होगे, तो एक पेपर और दूसरे पेपर के दरमियान में जो टाइम आपको मिल रहा होगा वो होगा सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है जी, 2 घंटों का आपको टाइम मिल रहा होगा। और वो 2 घंटों में आप आया ये इतने लेंथी नोट्स रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे? नहीं, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो इन 2 घंटों में आपने अपने नोट्स को क्या करना, जो प्रिपरेशन का टाइम है उसमें आपने क्या करना था, अपने नोट्स का एक छोटू वर्जन भी क्रिएट करना था, जिसको हम शॉर्ट नोट्स कह रहे होते हैं, जिसको कल आप क्या करोगे, क्विकली 2 घंटों में 2-4 दफ़ा रिवाइज कर पाओगे। तो क्या हुआ, आपने निकाली अपनी कॉपी, आपने लिखा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4, आपने लिखे ये 4 फेजेस।
पहला फेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आपका सिलेबस को टॉपिक को 1 बाय 1 डिकोड करना, थर्ड वन है वैल्यू एडिशन का, और फोर्थ वन है आपके शॉर्ट नोट्स का। तो चलिए जी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, आपको पता चल गया कि कितने फेजेस होते हैं। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आपको अब हम क्या करेंगे, एक एक फेज़ को डिटेल में बड़ी ही बारीक बीनी से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फेज़ वन क्या है, जिसका हमने नाम रखा हुआ है द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको एक स्टूडेंट की उसके क्वेश्चन से दूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, ठीक है जी, 2023 की बात है ये। स्टूडेंट आई और उन्होंने शेख अहमद सरहिंदी का जो टॉपिक है वो मुझसे पढ़ा। मैंने उनको तरीका बताया, यहाँ से पढ़ लो, ऐसे ऐसे कर लो, उनका टॉपिक डन हो गया। उसके बाद 2-4 उन्होंने और प्री पार्टीशन के टॉपिक किए, और उसके बाद उन्होंने कहा सर अब आप मुझसे ना सवाल कीजिए। कॉल पे थे हम लोग, ठीक है जी, उस टाइम पे टाइम होता था, अब तो टाइम होता ही नहीं है। ये तो आप ब्लेसिंग, लिटरली इसको ब्लेसिंग समझें कि कैसे पता नहीं ये टाइम अल्लाह पाक निकलवा रहे हैं मुझसे, और आपकी ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं। तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर आप कॉल पे आएँ और मुझसे क्वेश्चन करें। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया, उनको उन्होंने पढ़ा हुआ था मुझसे कि इनकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मल्टीपल इनकी क्या है कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, आमना उनका नाम था। मैंने कहा आमना ऐसे करें, मुझे ये बताएं कि अगर हिस्ट्री में से हम शेख अहमद सरहिंदी के कैरेक्टर को रिमूव कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, तो आया पाकिस्तान की जो इस टाइम पे जो 1947 वाली वो जो आज़ादी, उसके ऊपर क्या असर पड़ना था। और वो करनी हैं सर ये तो आपने नहीं पढ़ा है। मैंने कहा फिर क्वेश्चन को सुने, शेख अहमद सरहिंदी के कैरेक्टर को हम रिमूव कर देते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और 10 दफ़ा मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, और माशाल्लाह से 10 दफ़ा वो इसको आंसर नहीं कर पाई। आंसर सिंपल था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एक बंदे की है तो उससे क्या हो रहा है, उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा, वही आपने रिवर्स करना था। उसको बताना था कि अगर वो नहीं है तो क्या होना था, उनके होने से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उन्हीं को घुमा के आपने क्या करना था, नेगेटिव कर देना था। बट आमना से ये नहीं हो पाया, आमना को नहीं समझ आई। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। उन्होंने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कीवर्ड्स, जैसे कि डेफिनेशंस, किसी काम को करने का वो जो तरीका, वो जो प्रोसेस होता है, वो उनके पल्ले पड़ा ही नहीं हुआ था। डायरेक्ट वो क्या आ चुकी थी, वो आई भी थी फेज़ 2 के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि यार जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, तो बच्चों को बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाया जाए ना। मैं क्यों आपको उस लेवल पे पढ़ाऊँ जिस लेवल पे मैं खुद हूँ? नहीं भाई, मैं तो फेज़ 1 से स्टार्ट करवाना चाहूँगा। तो फेज़ 1 फिर हमने स्टार्ट किया, फिर कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, वर्किंग, और मैं आपको एक क्विक क्या करूँगा आज उसके बारे में बताऊँगा भी कि फेज़ 1 दिखाई एक्चुअली कैसे देता है। तो जी फेज़ 1 है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये टॉपिक, इसको तो फिलहाल के लिए वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं, प्री पार्टीशन है ना। हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की, ठीक है, इन टॉपिक्स की हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन। अब ये टॉपिक है, या पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, कोई एक टॉपिक आप उठाएं तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक चैलेंजेस से पहले आपको आया इकॉनमी के बारे में पता है, आपको ये पता है कि इकॉनमी वर्क कैसे करती है, इकॉनमी की कितनी टाइप्स हैं, बेस्ट इकॉनमीज़ दुनिया में कौन सी हैं, ठीक है जी, दुनिया में वर्स्ट इकॉनमीज़ कौन सी हैं। अच्छा, एक इकोनॉमिक जो मशीनरी है वो जो चल रही होती है उसके आगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। तो पहले क्या करना होता है, आपने टॉपिक उठाया इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, इसमें किस चीज़ की होगी, इकॉनमी। सबसे पहले आपने इकॉनमी से रिलेटेड रिसर्च करनी है, इकॉनमी क्या है, उससे रिलेटेड आपने रिसर्च की, अंडरस्टैंड किया, इकोनॉमिक मॉडल पढ़े थोड़े बहुत, ठीक है जी। क्विक शॉर्ट, अब तो ChatGPT आ चुका है, बहुत शॉर्ट से आप अपनी हेल्प ले सकते हो। तो आपने ये शॉर्ट क्या कर दिया, ये चीज़ें पढ़ ली। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रोल इन द रीजन, तो पहले आप रीजन को तो समझो, रीजन कौन सा है, रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन दुश्मन कौन दोस्त। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ये टॉपिक शुरू होगा, पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, ठीक है जी। पॉलिटिकल एवोल्यूशन से क्या मुराद है, 1971 को कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद हमसे ये बात की जा रही है। इथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो पहले इथनिसिटी तो मुझे पता होनी चाहिए, इथनिसिटी क्या होती है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है ये, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। उससे पहले मुझे ये तो पता हो कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं। पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम, तो भाई एनर्जी सेक्टर है वो क्या है, कैसे चलता है, किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए।
तो फेज़ 1 क्या होगा आपका? बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फेज़, ठीक है। आप अभी इसको अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो, गूगल पे जा सकते हो, चैट जीपीटी पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, या अगर फॉर एग्जांपल आपको चीज़ें नहीं आती तो ये मैं खुद करवा भी रहा होता हूँ, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम यही है जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी आपसे क्या सजेशन होगी कि इन चीज़ों को बिना मतलब इन अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए बिना, इसको समझे बिना, इसकी बेसिक वो बुनियादी जो ढांचा है उसमें घुसे हुए बिना आप नहीं कर पाओगे। फेज़ 1 इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी की सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ से डेवलप होगी। इसको ऐसे समझें कि आप अगर एक ब्यूटीफुल सा होम बना रहे हैं, बचपन में बस यही घर बनाना था आज तक वही है, तो उसके ना नीचे वो जो बुनियाद होती है, ठीक है जी, वो जो आपके वो एरे बन रहे हैं जी, तो ये अगर आप नहीं बना रहे, यहाँ पे वो फिलिंग नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है कि ये आपकी इमारत जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी बहुत जल्दी। तो फेज़ 1 क्या है? जिसमें आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वेदर इट बी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, क्रिमिनोलॉजी है, उसमें आता है जी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो पहले ये समझो जुवेनाइल कौन होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म से पहले आपको ये पता होना चाहिए फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म आई कहाँ से। अगर आप सोशियोलॉजी कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी, ऑर्गेनिक सोसाइटी, आपकी मैकेनिकल सोसाइटी क्या है, तो उससे पहले सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के गुड्स क्या हैं, बैड्स क्या हैं, बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने 6 महीने प्रिपरेशन की और हमने अपना CSS क्रैक कर दिया, अक्सर तो झूठ कह रहे होते हैं। अगर वो सच कह रहे हैं, चलो 6 से 9 महीने का उन्होंने टाइम लगा दिया, तो उनका जो ये फेज़ 1 है ना, जो बचपन का ये पहला फेज़ है, वो उनका बचपन से क्लियर हो रहा होता है। उनके वालिद साहब बैरोक्रेट, उनकी अम्मा बैरोक्रेट, चाचा बैरोक्रेट, तो बच्चों का ये जो फेज़ 1 है बचपन से ही उनको क्लियर होता है। उनको फॉरेन पॉलिसी उंगलियों पे पता होती है, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, किस लिए बनाई जाती है, क्या काम करती है, चेंज कैसे होती है, फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, ये किस लिए ज़रूरी होती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके बचपन से क्लियर होते हैं। फिर जब वो अगले फेज़ के ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर 6 से 9 महीने में वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो फेज़ 1 क्या था जी? जिसमें आपने क्या किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई। और अगर नहीं समझ आ रहा तो 7 महीने पहले मैंने अभी माशाल्लाह से 24,000 व्यूज़ उसकी वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। हाउ टू कवर एनी टॉपिक फ्रॉम इंटरनेट द बेस्ट एंड ईजी वे पॉसिबल। जाएँ और आसान आपके लिए मैं कर रहा हूँ। द CSS गाइड नाम का एक बड़ा अच्छा बच्चा है, ये वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है। इसके चैनल पर जाएँ, जो कि मैं खुद हूँ, उसके चैनल पर जाएँ। क्या करें, आप जाके इनको समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखिए, यहाँ से बेस्ट फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब है कि सच में आपके लिए बेस्ट वीडियो है अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। तो आपने ये क्या कर दिया, ये वाला स्टेप कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा रहम करें, सर थोड़ा सा आसान कर दें, मुश्किल हो रहा होता है, तो जिस तरह पिछले भी मैंने उसमें किया मेंटरशिप प्रोग्राम में, हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं अंडर माई सुपरविजन। मैं खुद करवा रहा होता हूँ, इवैल्यूएशन हो रही होती है, ग्रुप्स में हंसी मजाक चल रहा होता है। तो एक तरीका आपके पास वो भी है। अच्छा, फेज़ 1 तो हमारा गुजर गया। फेज़ 2 में आते हैं जी। वो फेज़ जो मुझे लगता है कि हर एस्पायरेंट को 1 महीने या मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर अंदर ख़त्म कर लेना चाहिए, वो है जी फेज़ 2। फेज़ 2 क्या है? सिलेबस के टॉपिक्स, ठीक है जी। लेकिन कैसे? सिलेबस के टॉपिक किस तरह कवर करने हैं? 1 बाय 1 एक एक करके सिलेबस के टॉपिक को ख़त्म करना है आपने। और कोशिश क्या होनी चाहिए, 1 टॉपिक पर डे या 2 टॉपिक पर डे। यानी आपने 2 टॉपिक्स नहीं, 1 टॉपिक्स पर 2 डे, ठीक है जी। हर 2 दिन में आपका एक टॉपिक या मैक्सिमम टॉपिक। बट सर ये कैसे पता चलता है कि किस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ख़त्म कैसे करना है, कितने जल्दी ख़त्म करना है, कैसे पता चलेगा? उसकी आसान तरीन ट्रिक आपको सिखाऊं, वो क्या है? वो है पास पेपर का एनालिसिस। पास पेपर का एनालिसिस 2023-2020 उठाया, राइट अ डिटेल सिस्टमैटिक राइट अ डिटेल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस करिज्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ कायदे-ए-आज़म प्री पार्टीशन हैविंग लार्जेस्ट इरीगेशन। ये किससे आएगा जी? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये सवाल, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है जी। अच्छा, एवोल्यूशन डेमोक्रेटिक, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अच्छा जी, जॉइनिंग US कोएलिशन, ये वॉर ऑन टेरर सा टॉपिक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान हैज़ लोकेटेड क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, ये पाकिस्तान एंड रीजन, पाकिस्तान रोल इन रीजन वाला टॉपिक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आपने देखा, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यार ये देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है जी, ये जो टॉपिक हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर इसके ऊपर आपके मेरी जान 2 दिन लग रहे हैं तो कम्प्लीटली फ़ाइन है, क्योंकि क्या है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान और ये पॉलिटिक्स वाला ये सवाल है। तो पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर अब आपके 3 दिन भी लग रहे हैं, 3 डेज़ लग रहे हैं,
फिर भी जायज़ है। क्यों? आपने पास पेपर का क्या किया हुआ है? एनालिसिस। और ये कैसे आप करोगे? माशाल्लाह 2016, 17, 18 करते करते 2024 आप पास पेपर्स निकालोगे, आप देखोगे कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, और फिर आप क्या करोगे? अपने सामने रखोगे CSS का क्या? आप रखोगे वही प्रिंटेड फॉर्मेट जो आपका CSS सिलेबस का निकला था, और आप ये करोगे कि अच्छा लैंड एंड पीपल, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सवाल था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर सवाल था, ये 2016 में भी आया और 2018 में भी आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे 2x। अच्छा, उसके अलावा जहाँ पे पॉलिटिकल वो वाला एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जैसे ये वाला टॉपिक है, ये 4 दफ़ा पूछा गया, यहाँ पे लिख लोगे 4x। ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ये 1x आया हुआ है। पैलेस्टाइन इशू नहीं पूछा ही नहीं गया, 0x है। US वॉर ऑन टेरर 3x है। पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स, यार ये 7x इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। सिलेबस निकाला ना, PDF आपने निकाला हुआ है, होप आपके पास होगा। तो आपने क्या किया? पास पेपर के एनालिसिस करके अपने लिए ये आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरा ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंस का है, ये इतनी इंपॉर्टेंस का है, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंस का, इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरा आधा दिन लगता है ना तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये जो 7x का टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मेरे 4 दिन भी लगते हैं ना, फिर भी जायज़ है, फिर भी जायज़ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आपने अपने लिए टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर दिया, फेज़ 2 में आप आ चुके हो, ठीक है जी। आइडेंटिफाई करोगे तो आसान होगा, लेकिन करना तो आपने सब चॉइस में तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि CSS अब मुश्किल हो चुका है, एज वी ऑल नो। आप क्या करोगे? ये वाला टॉपिक उठाया, इसको किया कवर, इसको किया, और आपने क्या कर लेना है, यहाँ से, जैसे यहाँ से मैं हाईलाइटर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो आपने क्या किया, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे करता हूँ, और अब हाँ, ये अब आ गया मेरे पास। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक हाईलाइटर उठाऊँगा। आ जाओ जी हाईलाइटर जी। अच्छा फिर गायब हो गया हाईलाइटर। ओके, इसको हम ऐसे करते हैं ताकि ना क्लैरिटी रहे, आपको चीज़ें समझ आती रहें। इसको हम करेंगे डिस्कार्ड, दोबारा से प्रेजेंटेशन के ऊपर आएंगे। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हाईलाइटर उठाएंगे। तो जो टॉपिक आपने एक दफ़ा कर लिया है, आपने उसको क्या कर दिया, ऐसे येलो से कवर कर दिया। यानी ये आपका येलो, इसका क्या मतलब होगा, एक दफ़ा ये टॉपिक कवर हो गया है, ये टॉपिक एक दफ़ा कवर, ये टॉपिक एक दफ़ा कवर, ये एक दफ़ा कवर, और ये एक दफ़ा कवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जब सिलेबस को आप देखोगे तो आप ये एकदम समझ जाओगे कि जो जो मैंने येलो किए हुए उसका मतलब ये है कि वो एक एक दफ़ा कवर हैं। अच्छा, उसके अलावा आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन को हम उठाते हैं, लाइट ग्रीन को, उसका मतलब ये होगा कि ये टॉपिक मैंने 2-2 दफ़ा कवर किए हुए हैं। 2 दफ़ा कवर करने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊँगा, या ये सॉरी 2 दफ़ा उसके हैं, इंपॉर्टेंस के हैं, कि भाई ये टॉपिक जो है ये मैंने एक दफ़ा, येलो वाला जो टॉपिक है वो मैंने एक दफ़ा कर लिया है, ठीक है। यानी फेज़ 2 मेरा इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया, इसका हो गया। ये जो टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने क्या करना है जी, दूसरे के साथ तीसरे फेज़ से भी गुजारना, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस तरह हाईलाइट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमने थोड़ा सा ये 2x कर दिया, 3x कर दिया, 7x कर दिया, टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल गई। जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है उनको आप सबसे पहले करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, सिलेबस के हिसाब से करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन करने तो हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सिलेबस के हिसाब से उनको आपने कवर कर दिया, ठीक है। और उनको क्या कर दिया आपने, येलो कर दिया। यानी आपका पूरे का पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, एक दफ़ा इस येलो वाला जो फेज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस पूरे के पूरे सिलेबस को एक दफ़ा तो आपने क्या करना है, येलो करना ही करना है। इससे क्या मुराद होगी कि अब जब आपसे कोई बंदी ये पूछेगा कि यार वो फॉर एग्जांपल ये वाला जो टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन पाकिस्तान, ये तूने कवर किया है, आप कहोगे हाँ जी मैंने किया हुआ, एटलीस्ट आप उसके ऊपर बोल पाओगे। कोई पूछे पैलेस्टाइन इशू, हाँ जी मुझे थोड़ा बहुत पता है, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम यस आता है, कश्मीर इशू आता है, बेसिक आना। देखो पहला फेज़ था जिसमें बेसिक क्लैरिटी होगी, सेकंड में क्या हुआ, बेसिक आपको ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब क्या होता था मेरा, जब मैं स्टूडेंट्स को कॉल करके पूछ रहा हूँ या किसी के साथ बातचीत हो रही है, वो कहते सर ये टॉपिक आता है, ये आता है, मैं ज़रा सा उठा के ये टॉपिक पूछा, सर ये तो पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा बाबा, थोड़ा तो मुझे इसके ऊपर बताओ। क्यों? क्योंकि आगे हम ये सीखेंगे कि ये टॉपिक अलग अलग नहीं होते, एक टॉपिक का डाटा दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये इंटरलिंक्ड है, ये ऐसे ऐसे पूरी ये सांप सीढ़ी है, ठीक है जी। किसी एक टॉपिक को भी यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं हटाता हूँ ना, तो 2-4 टॉपिक्स के ऊपर असर पड़ेगा। आप अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं पढ़ते तो आपको इकोनॉमिक क्राइसिस, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का पता ही नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही क्या है, उनकी बुनियादी जड़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का नहीं पता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, इकोनॉमिक चैलेंजेस का जिस स्टूडेंट को नहीं पता, तो चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की हाइड्रो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के रीजन नेबर्स के साथ जो रिलेशन है वो टॉपिक समझ ही नहीं पाएगा।
ऐसे बच्चे जिसको प्रॉक्सी वॉर का नहीं पता, ठीक है जी, तो अफगानिस्तान में हम लोग क्यों घुसे, इंडिया हमारे साथ क्या मसले कर रहा होता है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं, उनको खाक समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। तो एक टॉपिक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और ये क्या है, अभी आपका काम नहीं है। क्यों? अभी आप किस में हो? फेज़ 2 में हो। फेज़ 2 में तो आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक को डिकोड करके पहले आपने अंडरस्टैंड कर लिया फेज़ 1 में, दूसरे में आपने क्या कर दिया, इसको पढ़ लिया। और अब अगला सवाल आएगा, सर पढ़ेंगे कहाँ से? सर आप तो कह रहे थे आसान है। आसान है जी, यूट्यूब सबसे बेहतरीन सोर्स है। हाँ, आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, क्योंकि जो ये मेंटर्स हुआ करते थे, अल्लाह पाक इनको सबको अजर दें, जिन्होंने माशाल्लाह, ये देखो ये बंदे हैं जी, CSS फोरम नाम से, पाकिस्तान अफेयर्स CSS, पूरी 59 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाई हुई है। 2 आउटडेटेड है, 3 साल पुरानी है या 4 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी आपको एक बड़ी ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी डिटेल सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकती है। CSS विद अमना पे जाएँ, ठीक है जी। ये क्या कह रही हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, बिल्कुल सही कह रही हैं। 42 वीडियो हैं, जाके थोड़ा बेसिक तौर पे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ ये नहीं है कि पूरे के पूरे इनके लेक्चर को अपने पास नोट डाउन कर लें और आप कहें कि ये मेरे नोट्स हैं। ये वाला आपने ड्रामा नहीं करना। आपने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। शॉर्ट सी कोई अपने पास कोई चीज़ नोट डाउन करना चाहते हैं, वो आप नोट डाउन कर लो। पूरे के पूरे एज इट इज स्लाइड्स ना लो, ना तो चुप करके स्क्रीनशॉट लो और उनका प्रिंट आउट निकाल लो, ये कर लेना। लेकिन ये अपना इतना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं लेक्चर। क्यों? क्योंकि ये है फेज़ 2, जहाँ पे आपने क्या करना है, डिवेलप करना है अपना सिलेबस। आपका सिलेबस जितना शॉर्ट होता जाएगा, आपकी एंजाइटी भी उतनी कम होती जाएगी, उतनी आपकी प्रिपरेशन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। सिलेबस है ना, 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में से आपने एक कर दिया, कितना अच्छा लगा। 12 में से 2 सर कवर हो गए हैं, सर 12 में से मेरे 8 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। तो ये आपको क्या करता है, एंजाइटी को किल करता है। तो एंजाइटी से बचने के लिए क्या करना है, फेज़ 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करो, येलो से उनको हाईलाइट करो। एंड नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आता है मर्दाना, ठीक है जी, और प्योर वो जनाना किस्म का फेज़, जिसमें हम क्या कहेंगे जी, जो असल तरीका है, जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ से आके सेपरेट होते हैं, यहाँ से पता चलता है कि कौन फेल, कौन पास, कौन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, कौन पोस्टल ग्रुप में गिरेगा। वो है ये वाला फेज़, द वैल्यू एडिशन फेज़। ये वो काम है जो अगर मैं चाहूँ तो आपको फ़र्ज़ कर दूं आपके ऊपर कि डॉन को पढ़ना, यूट्यूब के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना, कुछ बुक्स का एनालिसिस करना, रिसर्च पेपर की समरीज़ पढ़ना, ये वो फेज़ है जो मैं चाहूँ अगर मेरे बस में हो तो सब पे फ़र्ज़ हो। ये फेज़ आपको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ये वो दूध में से मक्खन अलग हो जाएगा, आपका वो जो दूध है, वो जो लस्सी बन जाएगी, वो अलग रह जाएगी। ये वो वाला फेज़ है, ठीक है, रगड़े वाला फेज़ है, ठीक है। इसको आप समझें कि रगड़ा है, ये वो रगड़े वाला फेज़ है। फेज़ 3 क्या है जी, फेज़ 3 में आप रखोगे अपना सिलेबस। और जैसे अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, सिंस मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सिलेबस ऐसे हाईलाइट किया होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये आपका क्या हो गया, पूरे का पूरा सिलेबस आपने एक दफ़ा ऐसे क्या करके येलो कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया, फेज़ 2 आपका कंप्लीट है। आपको एक इत्मीनान है कि यार एटलीस्ट मैं ये सवाल आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। ये आपका फेज़ 2 था। अब जो फेज़ 3 है उसमें जो टॉपिक थे, जैसे फॉर एग्जांपल किसके जी, अब 7x का टॉपिक है। यहाँ से मैं पेन उठाता हूँ, ठीक है जी, ये 7x वाला टॉपिक ये है, ये 4x वाला है, ये 3x वाला है, ये 2x वाला है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ सुबह उठ के क्या करूँगा जी, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, जिसको मैं DON डॉन कह रहा होता हूँ। ये डॉन है, डॉन नहीं है, ये डॉन है। किसका जी, CSS का। इतना हेल्पफुल है, इसके ऊपर पूरी वीडियो हाउ टू रीड डॉन आर्टिकल पेड थी, यकीन जानिए पेड वीडियो थी। आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इसको अपने सेशन में से निकाल के बाहर डाल दिया कि यार चलो स्टूडेंट्स का भला हो जाए, ठीक है। इसका दूसरा है कि आपने जो एडिटोरियल एंड ओपिनियन है वो कैसे पढ़ने, उसको मैंने पेड रखा हुआ है। दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ माई इनकम। मतलब उसको फिर भी मैं कर दूँ, खाऊंगा क्या मैं, फिर नहीं होगा पाएगा पॉसिबल। तो ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, जिसका क्या पर्पस था, आपको सिखाना कि इस डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ के आपने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, इंडिया किल 2 ट्रूप्स, ठीक है जी, इनवाइटेड टू मीटिंग। अगर फॉर एग्जांपल ये चाइना के साथ था या पाकिस्तान के साथ था तो ये आएगा टॉपिक पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया, इसके साथ आएगा। फॉर एग्जांपल PM टू गो अहेड विद मिलिट्री कोड्स कम व्हाट में, ठीक है जी, गो अहेड विद मिलिट्री कोड्स, ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस के साथ आएगा। ये फेज़ 3 है। इतने तो समझदार आपको हो जाना चाहिए। शरीफ अनाउंस
अनाउंसेस कट इन द ऑयल प्राइसेस, ठीक है जी, ये उठा के आएगा कहाँ पे जी, आपके पॉलिटिकल एवोल्यूशन वाले टॉपिक में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। अच्छा, उसके साथ हमारा एनर्जी प्रॉब्लम एंड देयर इफेक्ट्स, इसके ऊपर भी ये पड़ जाएगा टॉपिक। वंडरफुल, ठीक है। इसी तरह भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे का पूरा आपको ये करूँ, मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर। या बलूचिस्तान का टॉपिक है तो ये उठ के कहाँ पे आएगा, प्रॉक्सी वॉर वाले उसमें आएगा। तो अब क्या होगा, अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जिस टॉपिक को इस न्यूज़पेपर की मदद से कवर करते जा रहे हैं, तो अब वो क्या कर रहे होंगे, अपना हाईलाइटर ग्रीन वाला उठाएं, रेड वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये जो 7x वाला टॉपिक था इसको मैंने रेड कर दिया कि यार ये फेज़ 3 में से गुजर चुका है, सिविल मिलिट्री रिलेशन वाला भी फेज़ 3 में से गुजर चुका है, और ये टॉपिक भी मेरा फेज़ 3 में से गुजर चुका है। तो अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर XI 11 और ये टॉपिक नंबर आपका 22, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये 3 टॉपिक कर दिए। अच्छा, आपने फिर क्या किया जी, आपने पढ़े इस तरह के वंडरफुल आर्टिकल्स, US चाइना पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर, ये कहाँ पे यूज़ होगा जी, यहाँ पे यूज़ होगा। इसमें क्या बात हो रही है, इकनॉमिक उसकी बात हो रही है, तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये पाकिस्तान के कहाँ इकनॉमिक चैलेंजेस में भी ये यूज़ हो सकता है। ये तरीका भी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है जी। और अगर आप खुद करते हो तो आप क्या करोगे, इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या होता जाएगा, ये सिलेबस जो पहले पीले का पीला था अब क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, वो लाल होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फेज़ 3 में से गुजरता जा रहा है। अगले दिन आप उठे, आपको याद आया कि यार अच्छे अच्छे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, ChatGPT पे जाके आप आराम से लिस्ट निकाल सकते हो कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके रिसर्च पेपर, जिनकी ये मुझे पढ़नी चाहिए पब्लिकेशंस, वो आपको बताएगा। और कैसे पढ़ते हैं इसके ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेंटरशिप में। तो हमने क्या किया जी, ये इसको भी पढ़ा, ठीक है जी, आर्टिकल पढ़ा, और आहिस्ता आहिस्ता अब मेरा सिलेबस जो पहले येलो था अब ऑलमोस्ट क्या होता जा रहा है, रेड होता जा रहा है। और उसके बाद आपने क्या किया, ये जो बुक्स होती हैं रेकमेंडेड बुक्स, ठीक है जी, कौन सी रेकमेंडेड बुक्स हैं सर, बता दें सर, ये कर दें। आपका सबसे पहले ये सवाल होता है ना, क्योंकि फेजेस में से तो गुजरना नहीं है। ये इतना स्ट्रैटेजिक आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ, सालों की मेहनत आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग सबसे पहले वो सवाल करोगे, क्योंकि अब्बा जी का पैसा है ना, अपना होता तो कभी आप ये गलतियाँ ना करते। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर बुक्स बता दें। सर बाबा बुक्स किस लिए मैं बताऊँ, जब फेजेस में से नहीं गुजरे, जब तरीका आपको नहीं आता तो क्या फ़ायदा होगा इन बुक्स का। जब आपने ये 3 फेजेस कर लिए ना, ठीक है जी, यानी 2 फेजेस कर लिए, आपका तीसरा फेज़ जो है उसमें फिर आप क्या करोगे, ये जो बुक्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, इसकी शॉर्ट समरी यूट्यूब पे जाके लोगे, ChatGPT से इसकी समरी लोगे और देखोगे कि यार इसको फॉर एग्जांपल ये जो आपका टॉपिक है, सॉरी ये जो बुक है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही होगी, कि इस टॉपिक में इसकी मैं ये वाली कोटेशन यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस टॉपिक में ये यहाँ पे इसकी कोटेशन यूज़ होगी, ये मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहा है, इसमें से ये चीज़ उठा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ। तो ये इस तरह आपने बुक्स पढ़नी होती हैं। और हाउ टू रीड अ बुक लाइक मी, इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है। थैंक यू जी, आप इस टाइम पे मुझे बड़ा थैंक यू कर रहे हैं, वेलकम जी, सॉरी वेलकम, आप इस टाइम पे बड़ा शुक्रिया मेरा अदा करें, आई नो दैट। तो प्लीज़ अपनी वो जो राय होती है उसका कमेंट में इजहार किया करें, अच्छा लगता है। रोज़ सुबह उठ के मैं सबसे पहला काम आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मोटिवेशन मिलती है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ और इंसान प्यार मोहब्बत पे ही चलते हैं। तो जो ज़रूर कमेंट करें इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो, ठीक है जी, एंड सब्सक्रिप्शन रेट को भी बढ़ाएं। तो अच्छा, आपने क्या कर दिया, ये वीडियोस जो हैं, सॉरी ये बुक्स पढ़ के अपने इस कंटेंट में क्या कर दी, जान ऐड कर दी। तो अब आपका वो जो सिलेबस, अगर आप मुझे फिर से अलाउ करो तो अच्छा लगता है मुझे ना कलर्स के साथ खेलना, इसलिए ये मैं गंद कर रहा होता हूँ। तो ये क्या है, अब आपका सिलेबस जो कि पहले येलो था, ठीक है, अब आपने उसको क्या कर दिया, थोड़ी येलो की बीच में गुंजाइश रखें ताकि पता हो कि ये येलो फेज से गुजरा हुआ है। अब आपने इसको क्या कर दिया, ये रेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फेज़ 1 डन हो गया, ठीक है जी। हाँ, फेज़ 1 में आपने लाइट ग्रीन कलर यूज़ करना है, फेज़ 2 में येलो, फेज़ 3 में रेड। और मुझे व्हाट्सएप करके अगर आप ये दिखाओ, साल बाद दिखाते हो, 2 महीने बाद दिखाते हो, सर ये देखें आपकी वीडियो देखी थी, मेरा सिलेबस, और मुझे अच्छा लगेगा कि यार मेरी बातों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ऐसे आपने क्या करना होता है, एक सिलेबस को डिकोड करके उसके टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करके उसमें वैल्यू ऐड करनी होती है 3rd फेज़ में। और फिर आपका क्या आता है जी, फेज़ 4, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया कि आपकी यही जो नोट्स आपके फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक हैं, जैसे टॉपिक्स, ठीक है जी, जिनको
4x से लेके 7x तक हैं, उनके अगर पेजेस 15 से 20 भी जा रहे हैं ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो कि फॉर एग्जांपल 4x से अंडर हैं, ठीक है जी, लेस दैन 4x इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है जी, वो आपके 10 से 12 पेजेस के ऊपर भी कवर हो जाएं, मोर देन इनफ है, ठीक है। और उन नोट्स को जो 10 से 12 पेजेस के हैं या आपके फॉर एग्जांपल 15 से 20 पेजेस के हैं, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो एक पेज पे कोई ऐसी समरी उनकी आप बनाओ, कोई ऐसा तरीका हो जो आप क्या करो अप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो, आपका ये सारे का सारा काम शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाए। और कल को आपको जो रिवीजन होगी, जब रिवीजन की वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ना असल में मैं आया हुआ हूँ लाहौर और नोट्स मेरे रह चुके हैं घर पे उधर, तो होते तो मैं ज़रूर आपको कि एक नोट्स की शॉर्ट समरी भी निकाल के दे देता, लाइव कर देता, आपके लिए और आसान कर देता, बट सॉरी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, आपने फिर अपने नोट्स की फेज़ 4 में क्या कर देनी है, उनकी लेंथ को शॉर्ट कर देना, कंसाइज कर देना, ताकि आपका काम क्या हो जाए और आसान हो जाए कल को रिवाइज करते वक्त। ये थे जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन वो 4 फेजेस। अब सवाल ये आता है, फॉर एग्जांपल सर मेरे माइंड में एक सवाल आया, क्यों आपकी क्यों सुने, हम क्यों सुने, किस लिए सुने, इससे होगा क्या, ठीक है जी, ज़रूर, ठीक है जी, होगा क्या, होगा क्या, ज़रूर पूछा करें, सवाल किया करें, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। होगा क्या पता है, जब आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप इस तरह के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे, मज़े मज़े की बुक्स, यूट्यूब की वीडियोस देखोगे, तो इनसे आपको मिलेंगे फैक्ट्स, इनसे मिलेंगी आपको एग्जाम्पल्स, इससे मिलेंगी आपको कोटेशंस, ठीक है जी, इससे मिल रहे होंगे कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस, और वो सब के सब जो आप एस्से राइटिंग में अपना एविडेंस जब देते हो, जब मैं आपके एस्सेस इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ, और आपको अगर मैं 38 पे 37 पे फेल कर रहा होता हूँ, जो प्रीवियस स्टोरी आपको सुना रहा हूँ पिछले बच्चों की, वो किस लिए था कि राइटिंग में ना कहीं पे एग्जाम्पल्स, कोई इस तरह की कोटेशन, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। बात वो ठीक कर रहे थे, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए जो एविडेंस होता है ना, वो मिसिंग था। तो एविडेंस ये बनते हैं जी यहाँ से, और ये ही वो फेज़ है जो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यही न्यूज़पेपर आपको जेंडर स्टडी से रिलेटेड भी एग्जांपल निकाल के दे रहा होगा, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, इनके भी अपने अपने जेंडर के रिसर्च पेपर होते हैं, सोशियोलॉजी के रिसर्च पेपर होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे नहीं है कुछ ना पढ़ो कुछ ना करो और CSS हो जाए, नहीं ऐसे नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो ये रिसर्च पेपर पढ़ के आप क्या करते हो, ना सिर्फ अपने सिलेबस को आसान कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, बल्कि आपके ये एस्से, ठीक है जी, आपकी फैक्ट बुक जो जगह जगह पे यूज़ हो रही होती है, जो आपका स्कोर को, यानी एक बड़ा अच्छा स्कोर होता है 60, लेकिन 60 से 70 का वो जो फ़न है ना, वो जब आपको फील होता है, जैसे जेंडर में मेरा बहुत हाई स्कोर था, पाकिस्तान करंट अफेयर्स में बहुत हाई स्कोर था, वो जो फ़न है वो आता है इसके थ्रू, एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, रेफरेंसेस, फैक्ट्स। आपको जो प्रीवियस मैंने पेपर दिखाए थे सज्जल के, ठीक है जी, वो किस लिए मैं उनको 61/80 का स्कोर दिया था। ये सेकंड वीडियो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पीछे एक इंट्रो क्लास है, वो लाजमी देखिएगा। तो उस वीडियो में क्या 61/80 का स्कोर क्यों दिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी कि उनका स्कोर मैं काट सकूं। फैक्ट्स हाँ, कोटेशंस जी सर ऐड हैं, रेफरेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब का सब उस पेपर में था, और वो इसलिए फिर 61/80 का स्कोर, 80 में से 61, पता नहीं 100 में से वो 70-75 ले जाती। तो ये क्या है, ये वो तरीका है जो आपने फॉलो करना है। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने लगा हूँ। मुझे 100% पता है, आप बच्चे हो ना, मेरे मुन्ना हो, मेरे मुन्ना, तो मुन्नों को मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये मुन्ने अब क्या करेंगे, तरीका आ गया ना, इन्होंने ना सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। अब आपने सिस्टम फाड़ देना है, अब क्या कर रहे होगे, अब आप बैठोगे बस जी, फेज़ 1, फेज़ 2, 3, 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो नोट्स आपके बन रहे होंगे ना, वो इतने नोट्स होंगे कि आपके सर पे मैं मारूं और आप लोग ना मर जाओ, इतने इतने हैवी आपके वो नोट्स बना दो कि पता है ना मुझे ना, तरीका जो आ गया आपको, तरीका वो बंदर के हाथ में माचिस दे दी, उसने पूरा जंगल जला दिया, तो आप ये वाला काम कर रहे होगे। मुझे पता था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक और जाते जाते आपको एक और सबक देने लगा हूँ, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। प्लीज़, जैसे मैंने आपको पीछे मेंशन किया ना, आपने क्या करना है, नोट्स की या कंटेंट की या नॉलेज की यूटिलाइजेशन करना सीखना है, उसको यूटिलाइज, उसको यूज़ करना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसका सीखना है। और इसके ऊपर भी शायद मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा, चाहिए अगर वो यूटिलाइजेशन की वीडियो, सर यूटिलाइज कैसे करते हैं, डाटा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ हमें सिखाइएगा। तो कमेंट सेक्शन, ठीक है जी, अच्छे कोई जो आपके दिल में है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर चाहिए तो डेफिनेटली बताइएगा, फिर हम उसके ऊपर भी मैं सोचूंगा किस तरह। मुश्किल होता है ये काम, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जाते जाते आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कंटेंट की यूटिलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस निकाला और उसमें पाकिस्तान की कुछ प्रीवेलिंग प्रॉब्लम्स थे, ठीक है जी, वो आपने पढ़े। आपने पढ़ा पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म, ठीक है जी, फूड एंड वाटर, इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन,
ठीक है जी, अनलॉयल लीडर्स, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, ये सब के सब आपने प्रॉब्लम पढ़े, ठीक है जी। और आप तो मेरे काबिल स्टूडेंट हो, समझदार स्टूडेंट हो, आपको तो ये पता है कि आपने ना सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ने होते हैं बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कल के आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे होगे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जा रहे होगे, वहाँ पे आपके पास आ रही होंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। समझें, CSS इसलिए मुश्किल है कि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो पढ़ाई जा रही हैं, कल को आपने उसका इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना है। एग्जाम्पल वो ASP शेर बानो की एग्जाम्पल याद करें, ठीक है जी। उनके सामने एक प्रॉब्लम था लाइफ और डेथ का। अगर वो उस टाइम पे कोई क्रिएटिव काम ना करती, कोई होशियारी समझदारी ना करती, तो वो जो खातून थी जिन्होंने वो ड्रेस पहना हुआ था, तो उनको वो जो मॉब था, जो जाहिल नालायक मॉब था, वो क्या कर देता, ख़त्म कर देता, उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लेता। बट उन्होंने वहाँ पे बड़ी वाइज स्ट्रैटेजी अप्लाई की। तो ये जो प्रॉब्लम था उनके सामने, उन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया। और एग्जामिनर हमेशा उस बच्चे को सेलेक्ट करेगा जो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानता हो। तो ये तो आपको पता है, ठीक है, पहले भी आपको पता था, नहीं पता तो चलें आज पता चल गया कि कोई भी प्रॉब्लम आप पढ़ो, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, जेंडर, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में, उसका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, 10 सोल्यूशन निकालोगे पॉवर्टी के, क्योंकि आपको तो फेजेस पता चल चुके हैं। 10 फेजेस आप लिटरेसी के निकालोगे, फूड एंड वाटर क्राइसिस के 10 सोल्यूशन, 10 10 10, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपका 90 बन जाएगा, आपके पास 90 सोल्यूशन होगा। और अब आप जब रिवीजन कर रहे होगे ना, तो कानों से धुएं निकल रहे होंगे, लाल हो जाओगे, सर ये क्या कर दिया, सर मैं इस तरह करता हूँ 2026 वाली अटैम्प्ट नहीं सर, 2027 वाली अटैम्प्ट में दूंगा, ये दूंगी। ये नहीं करना। ये पूरी सीरीज़ बनाने का मकसद ही यही है कि पहली अटैम्प्ट हो और आखिरी अटैम्प्ट हो, और उसके बाद मुझे अफसर चाहिए हो, तो उसका मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देता हूँ। आगे अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यू नो द ड्रिल। फॉर एग्जांपल, एक टैलेंटेड जो स्टूडेंट है, ठीक है जी, एक टैलेंटेड स्टूडेंट, द CSS गाइड का जो स्टूडेंट है, ठीक है जी, वो क्या कर रहा होगा, वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल, सर ऐसे करते हैं ना कि सर रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, सर मैं वो उसको ये पता होगा, वो कहेगा कि सर एजुकेशनल, ठीक है जी, रिफॉर्म्स, ये क्या है, एक सोल्यूशन है ना एजुकेशनल रिफॉर्म, के एजुकेशन में रिफॉर्म कर दिए जाएं। अब ये सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, इसको आप पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, इलिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, टेररिज्म, फॉर एग्जांपल, मुल्क में पॉवर्टी है जी, एजुकेशनल रिफॉर्म करने चाहिए। मुल्क में इलिटरेसी है जी, बिल्कुल एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ द वे फॉरवर्ड। यहाँ टेररिज्म मुल्क में बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल जो माइनॉरिटी और आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन में रिफॉर्म किए जाए। वाटर एंड फूड क्राइसिस, बच्चों को एजुकेशन रिफॉर्म के थ्रू सिखाया जाए कि पानी और इसको खाने को ज़ाया नहीं करना। यार पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, यार एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यार बच्चे तो आ जाते हैं, उसके बाद पालने तुम लोगों ने। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यार एजुकेशन रिफॉर्म होने चाहिए। यार डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स हो रहा है, जेंडर को बड़ा अब्यूज़ किया जा रहा है, यार एजुकेशन रिफॉर्म होने चाहिए। तो क्या हुआ, एक आपके पास सोल्यूशन है, उसको आप 10 प्रॉब्लम्स के साथ यूज़ कर सकते हो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। एक चीज़ आपको पता है और उसका आगे 10 जगहों पर इस्तेमाल आप सीख जाओ, ये एबिलिटी जिस बच्चे में होगी, कभी वो मार नहीं खाएगा पूरी लाइफ में भी, ठीक है जी। एक 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल देना और उसको जगह जगह पे यूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ जी, एक है जी एजुकेशन, ठीक है जी, रिफॉर्म्स, एक हो गया, 10 जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल पॉवर्टी को डील करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट होते होंगे, टेररिज्म के ऊपर भी इंस्टीट्यूट अदारे हैं, फूड अथॉरिटी होती हैं, आपकी पॉपुलेशन एंड वेलफेयर अथॉरिटीज़ हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी, दूसरा एक सोल्यूशन मेरे माइंड में आता है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा क्या हो सकता है, एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और जो गवर्नेंस वो कर रहे हैं उसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए भी ये सोल्यूशन, इलिटरेसी के लिए भी यही सोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी यही सोल्यूशन, डेमोक्रेसी के लिए भी यही सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन आप देखो फिर जगह जगह पे यूज़ हो रहा है। एक और आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी, और उसके बाद क्या हो, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, पॉवर्टी नहीं है यार, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो ताकि लोगों को पॉवर्टी से निकाला जा सके। यार इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, लोगों को इंडस्ट्री में, जो इलिटरेट हैं उनको इंडस्ट्री में डाला जाए ताकि वो स्किलफुल हो सकें। यार इकोनॉमिक टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, बहुत जगहों पे मसाइल बढ़ रहे हैं। यार इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि लोगों को टेररिज्म का मौका ही ना मिले, लोगों को ब्रेन वॉश ही ना किया जा सके। फूड एंड एनर्जी का बहुत क्राइसिस है, यार इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप देखो कितनी जगह पे ये एक सोल्यूशन यूज़ हो रहा है,
एंड पे जाते जाते आपको एक और बताता हूँ, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है जी, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है जी, एंड सोशल मोबिलाइजेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड सोशल मोबिलाइजेशन। ये मैंने क्या कर दिया, आपको जाते जाते 4 सॉल्यूशंस बता दिए, और ये आप क्या कर सकते हो, 400 जगह पे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये इंशाल्लाह आगे कहीं हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। और सबसे बढ़ के जो हम अगेन देखो बताना बनता है, किस लिए, क्योंकि फ़ायदा है, ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम की हम डिस्कशन अक्सर कर रहे होते हैं, उसमें हम ये एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। उसमें एक व्हील चार्ट की एक्सरसाइज है, एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी, उससे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे रखो, दूसरा क्या होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और घूम पे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, क्लाइमेट पे आ रहे होते हैं। इससे क्या होता है, मुझे समझ आ जाती है कि इस बच्चे को अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये घूम फिर के वापस यहाँ पे आने की क्षमता, ताकत रखता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कीवर्ड बच्चों को मैं दे रहा होता हूँ कि यार ऐसे करो, ये कीवर्ड है, ठीक है जी, आगे एक्सरसाइज है, ये कीवर्ड है, ठीक है जी, इससे मिलते जुलते कीवर्ड और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होगा, ये मुझे करके दिखाओ। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके माइंड को शार्प करती हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं इससे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीखते हो। तो जी ये थी आपकी डिटेल वीडियो। अगर पसंद आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज़ देयर, लाइक का बटन है, ज़रा आपके पैसे नहीं लगते और ना मुझे इससे कोई पैसे मिल रहे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये डॉलर्स मिल रहे हैं, नहीं भाई, मुझे लगता है 0.1x या $0.1 इस तरह मिल रहा होता है एक वीडियो के ऊपर, इतना कम वो पे कर रहे होते हैं। अब पेमेंट चाहिए होती तो और भी बहुत सारे तरीके थे, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, कमेंट करें अपनी थॉट्स, ठीक है जी, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो होगी। और क्विक आपके लिए मैसेज ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज सीखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर अपना, और सीरीज़ की कंटिन्यूशन के लिए जितने लाइक्स और कमेंट्स हो सकते हैं कीजिए, ताकि फिर मोटिवेशन के साथ हम आगे भी बढ़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।